नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तैयारी में एकदम आप लोग जान लगा रहे हैं। साथियों, आज के इस सेशन में हम भारतीय संविधान का पहला चैप्टर, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। साथियों, यह सेशन एक बहुत बेहतरीन सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, उन बिंदुओं की बात करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर एग्जाम में इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं बिंदुओं से, इन्हीं फैक्ट्स से प्रश्न बन जाते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें भारत के संवैधानिक विकास की, तो भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में होता है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत निर्मित प्रावधान या एक, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत निर्मित प्रावधान और एक। तो साथियों, इस तरह से हम दो भागों में भारत के संवैधानिक विकास के क्रम को पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत निर्मित प्रावधानों में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 का और चार्टर एक्ट 1813 का, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 का और उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 का। तो इन एक्ट को हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत निर्मित प्रावधानों में पढ़ते हैं। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत निर्मित प्रावधान, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1858 का एक्ट, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि भारतीय संविधान की रीढ़ समझा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। कहते कि भारत का अधिकांश भाग, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है, उससे लिया गया है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यह जो है वो भारतीय संविधान के बनने का क्रम है, भारत की संवैधानिक यात्रा का यह एक क्रम है। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कुछ प्रमुख प्रावधान की बात करेंगे। देखिए, इसमें हम उन चीजों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस क्रम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया तो उसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में या कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो वो अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस वर्ष हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ, यानी कि इससे पहले भारत के प्रशासन में भाग नहीं ले सकते थे। तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार सबसे पहले चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दिया गया। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत मिली, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से पहले भारतीयों को भारत के बजट पर भी बहस करने का अधिकार नहीं था। भारतीयों को भारत के बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के चार्टर के द्वारा प्राप्त होता है। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल बनाया गया। द्विसदनीय का मतलब होता है ऐसा प्रावधान जिसमें उसके अंग हो, जैसे कि भारत में लोकसभा है और राज्यसभा है, इस तरह से भारत जो है क्या है,
ये द्विसदनीय है, बाइकेमरल है। ऐसे ही ब्रिटेन भी बाइकेमरल है। और ये जो द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है भारतीय संविधान में, वो ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण की गई है। क्योंकि ब्रिटिश का जो संविधान है, ब्रिटिश का जो स्ट्रक्चर है, वो भी कैसा है, वो बाइकेमरल है, यानी कि द्विसदनीय है। वहां पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। केंद्रीय विधानमंडल है, वो सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या बनाया गया था, द्विसदनीय यानी कि बाइकेमरल बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्राप्त है। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लाता है या अध्यादेश जारी करता है, यह शक्ति उसको भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान भी शामिल था। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था लागू करने का प्रावधान शामिल था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में अधिनियमित किया गया था। इस संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया। आज जो शक्तियां विभाजित है, यानी कि जो तीन सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस तरह का जो विभाजन है वो मूलतः भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का एक बेस है, आधार है, और इससे बहुत से प्रावधान भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं, अपनाए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन के बारे में दोस्तों हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ाएंगे, उसमें आपको इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। यानी कि भारत में जो है वो एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी, ऐसा प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा लाया गया। क्रिप्स मिशन का गठन मार्च 1942 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। संविधान कैबिनेट मिशन का गठन 24 मार्च 1946 को किया गया और इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, और इसमें दो और सदस्य थे, यानी कि यह कुल मिलाकर 3 सदस्यीय एक कमीशन था। स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर इसके अन्य सदस्य थे। तो इस तरह से जो कैबिनेट मिशन था वो 3 सदस्यीय मिशन था, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में किया गया था। यानी कि कैबिनेट मिशन ने ही यह सुझाव दिया था कि जो भारतीय संविधान सभा में प्रांतीय प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे, उनका निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो संविधान सभा में उसका एक सदस्य करेगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था, और ये जो सदस्य चुनकर आए थे वो विभिन्न जो विधानसभाएं थी, प्रांतीय विधानसभाएं, उनसे चुनकर आए थे। वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार का गठन हुआ। वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कौन कौन से लोग थे, है ना, किसको कौन सा पद दिया गया था, इसकी बात कर लेते हैं। तो अंतरिम सरकार में सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, इनको राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले सौंपे गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया।
लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया। सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला से संबंधित विभाग सौंपे गए। तो इस प्रकार से अंतरिम सरकार में ये विभिन्न विभाग विभिन्न व्यक्तियों को सौंपे गए थे। अब साथियों बात करते हैं हम संविधान सभा की। तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ होता है। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाए थे, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो उन्होंने प्रस्तुत किया, वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और उद्देश्य प्रस्ताव के साथ भारत के संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया, जिसे 22 जनवरी 1947 में अंगीकृत किया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, उसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, यानी कि एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया, यानी कि एग्जीक्यूट किया गया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था और सर बी.एन. राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। विधानसभा की प्रमुख समितियों की बात करते हैं, क्योंकि ये समितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन समितियों से लगातार प्रश्न एग्जाम्स में बने हैं और भविष्य में भी बनने की प्रबल संभावना है। इन समितियों से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि आयोग पूछ लेता है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसमें कौन सदस्य थे, कौन सदस्य नहीं थे। इस प्रकार से प्रश्न आयोग पूछता है। तो प्रमुख समितियों की बात करें तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि संविधान निर्माण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति की थी और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, यानी कि जो संविधान की एडवाइजरी कमेटी थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। इस प्रकार से ये प्रमुख समितियां की हमने बात की। अब हम संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति की बात करते हैं। तो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का जब गठन हुआ तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के
6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो वो 6 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? तो एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव शामिल हुए, आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ। उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने, भारत का विभाजन हुआ, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी वाला हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो इस प्रकार से इनका फिर से निर्वाचन होता है। तो बाद में इन्हें बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित किया गया, इनका चुनाव हुआ, जिसमें ये 1947 से 1950 तक बंबई प्रेसिडेंसी के सदस्य रहे। भारत का संविधान मूलतः हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और इन दोनों प्रतियों पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने संविधान का, भारतीय संविधान के पहले चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की इस यात्रा का पहला चैप्टर खत्म किया है।